नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं ट्रिपल सी गाइड पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। और ये जो प्रश्न है ये कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं सीधे आपको लेके आता हूँ अपने स्लाइड शो पर और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में या कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी में देता हूँ। ये जानकारी आपकी परीक्षाओं में जरूर आएगी, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का जो विकास था वो बहुत तेजी से हुआ था। उनके आकार में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। आज का जो आधुनिक कंप्यूटर आप देख रहे हो, इसके आधार पर और कंप्यूटर के विकास के आधार पर भी कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है। और इन्हीं भागों को कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है, जिसमें अलग अलग तरह से विकास हुआ। कहीं आकार के आधार पर, कहीं गति के आधार पर, कहीं किसी चीज़ के आधार पर, कहीं हार्डवेयर के आधार पर। तो उसी चीज को हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी। इसकी जो टाइमलाइन थी वो 1940 से लेके 1956 के बीच में थी। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था स्टोरेज के लिए। साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का भी यूज होने लगा। कहीं पे पहले वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, जैसे आपको सामने चित्र में दिखाई दे रही है, और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। और इनको प्रोग्राम करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। और इनका जो लोडिंग टाइम होता था वो 333 माइक्रोसेकंड था। अब आगे आपको पता चलेगा कि आधुनिक कंप्यूटरों में जो लोडिंग टाइम है या कैलकुलेशन टाइम है या कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है उसकी क्या गति थी। मतलब इससे समझ में आता है कि ये कंप्यूटर बहुत ही धीमा काम किया करते थे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जो वीडियोज आएंगे हमारे ट्रिपल सी गाइड पर, उसमें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच फाइल्स क्या होते हैं। वैसे मैं माईविक गाइड पर भी बैच फाइल्स के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं कि बैच फाइल एक प्रोग्राम्स का एक बंडल होता है। उसी तरह के ओएस यहाँ पे भी इस्तेमाल किए जाते थे। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, जो उनकी स्टोरेज क्षमता होती थी बहुत ही लिमिटेड होती थी। मतलब आपने देखा होगा कि जब पहली हार्ड डिस्क बनाई थी आईबीएम ने, तो उसकी टोटल कैपेसिटी थी 3 MB के आसपास, और हार्ड डिस्क का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि इनपुट आउटपुट की स्पीड बहुत स्लो थी और स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी बहुत कम थी। लेकिन शुरुआत में जो कंप्यूटर थे वो बहुत महंगे बना करते थे, इसलिए इनका जो यूज़ था वो सिर्फ रिसर्च करने के लिए, साथ ही हाई एंड जो बिजनेस थे वहाँ पे इस्तेमाल होता था। आम आदमी के बस की बात भी नहीं था इन कंप्यूटर को खरीदना। इन कंप्यूटरों में सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में जाना जाता है उसका नाम है एनिक, यूनिवेक या मार्क 1। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये आकार में बहुत बड़े होते थे। अब आ जाते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर। इसकी जो टाइमलाइन थी 1956 से लेके 1963 के बीच में थी। और इसमें जो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया था। और इनके इस्तेमाल में जहाँ पे पहले मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह पे असेंबली भाषा का यूज़ किया जाने लग गया। अब यहाँ पे जो इनका क्लॉक स्पीड थी या जो इनका लोडिंग टाइम था वो 10 माइक्रोसेकंड तक आ गया था। अगर बात करूँ बिजली की खपत की, तो ये जो कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बिजली की जो खपत थी या इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ किया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं आज के टाइम के कंप्यूटर की तरह, फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती थी। ये तो हम जान ही चुके हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल की वजह से ये कंप्यूटर आकार में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े से छोटे बनने लग गए। लेकिन इनका जो इस्तेमाल था अभी भी आम घरों तक नहीं आया था। हाँ, रिसर्च के अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाने लग गया था। इन कंप्यूटरों की जो एग्जाम्पल हैं उसमें IBM 1401, यूनिमेक 1 और सीडेक 1604 ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। और प्रोग्रामिंग भाषा में इसमें कोबोल और फोटोन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल होने लग गया था। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैंने 2 कंप्यूटर के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर। इनकी जो टाइमलाइन है वो है 1964 से लेके 1971 के बीच में। यानी एक विकास क्रम था जो चलता जा रहा था, धीरे धीरे चीज़ें बदलती जा रही थी, आपको समझना पड़ेगा। अब तीसरे पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का इस्तेमाल होने लग गया था। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो आप देखते हो ना, जो आपका मदरबोर्ड होता है उस तरह का, पहले से जो प्रिंटेड सर्किट होते हैं उसमें सारी जो चीज़ें पहले से प्रिंटेड होती हैं, वायरिंग पूरी प्रिंटेड होती है, उस तरह का जो सर्किट था वो यूज़ होने लग गया था। प्रोग्राम करने के लिए असेंबली भाषा में फोटोन और कोबोल का ही इस्तेमाल किया जाता था। और जो लोडिंग टाइम था वो
10 नैनो सेकंड से 100 नैनो सेकंड के बीच में आ गया था। मतलब जितना कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती जा रही थी उतना उनका जो क्लॉक स्पीड थी या कैलकुलेशन करने की जो स्पीड थी वो भी बढ़ती जा रही थी। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए, इसमें इनपुट आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिए गए थे एंड साथ में स्टोरेज के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक कोर या चुंबकीय कोर का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट और ऑनलाइन सिस्टम के लिए इसका उपयोग किया जाने लग गया था। एग्जाम्पल के तौर पे IBM 360, NCR 395 और B6500 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो आपके आज के जो वर्तमान कंप्यूटर हैं उनको मान के चलिए। वैसे तो कंप्यूटर का विकास लगातार चल ही रहा है, लेकिन जो वर्तमान कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ही काउंट किए जाते हैं। तो इन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्पीड के साथ में होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम जैसे बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी साथ में जुड़ सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM, PC, XT और एप्पल मैकिन्टोश जैसे बेहतरीन कंप्यूटर बनाए गए हैं। साथ में आप बहुत अलग अलग तरह के जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो भी इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो टाइमलाइन है वो 1971 से लेके अब तक है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रोग्राम करने के लिए असेंबली भाषा के तौर पर फोटोन, कोबोल, पास्कल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी इस्तेमाल होता है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो लोडिंग टाइम है या जो क्लॉक स्पीड है वो 300 नैनो सेकेंड के आसपास में है। इसके बाद आ जाते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो अब से लेकर और आगे भविष्य तक जाने की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, जिन्हें आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर IC का इस्तेमाल होने लग गया है। कंप्यूटर इसकी वजह से बहुत कॉम्पैक्ट भी बनने लग गए हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेटा को स्टोरेज करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग होता है और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाने लग गया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में जानकारी दी है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो इतना वीडियो देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ की जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। मैं बात करने वाला हूँ आपसे इंडिया के सबसे सस्ते कोर्स के बारे में, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 22 प्रोफेशनल कोर्स और हर कोर्स की जो फीस है वो मुश्किल से 40 रुपए के आसपास बैठेगी। साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्विज जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत सारे नोट्स और साथ में आपको मिलेगा एक ISO सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है हमारे एप्लीकेशन का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसे कंप्लीट करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया का सबसे सस्ता कंप्यूटर कोर्स। इसमें 22 प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और आपको आपके ऑफिस में एक अलग जगह दिला सकते हैं। तो इस कोर्स पर अभी चल रहा है पूरे 2000 रुपये का डिस्काउंट। जब आप हमारे ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको 2999 जो प्राइस है वो दिखेगा। कूपन कोड वाले बॉक्स में आपको PC999 एंटर करना है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा केवल और केवल 999 रुपये में। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए।